ब्रांडिंग के पार्ट 2 में वेलकम। इसमें हम पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि नो मोर देन 4 to 5 वेरिएशंस के वेरिएशंस आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आइडियली तो कोई वेरिएशन ना हो तो बेहतर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्रैकेट में कि नो वेरिएशन इज़ आइडियल मेरे लिए। इसकी वजह यह है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सर आप ये देखेंगे क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको वेरिएशंस कितनी चाहिए होंगी। मतलब आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही कलर की शर्ट, एक ही कलर की पैंट या एक ही कलर की जो भी XYZ टी शर्ट है या विमेन ड्रेसिंग है, क्लोथिंग है, आप उसमें एक ही प्रोडक्ट लेके पूरा स्टोर बना देंगे, एक ही प्रोडक्ट आप फेसबुक के ऊपर लिस्ट कर देंगे भाई मैंने ये सेल करनी है। यू विल हैव टू गो फॉर वेरिएशंस, और जब आप वेरिएशंस के ऊपर जाएंगे तो उसकी इन्वेंट्री आपको जो परचेज करनी पड़ेगी इट विल बी कॉस्टली। सपोज आप 25 वेरिएशंस पे जाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ आपको जस्ट, या और कम कर लेते हैं इसको, आप 15 डिफरेंट वेरिएशंस पे जाते हैं, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आएगी। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि क्लोथिंग बिजनेस आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहिए। मैं एड्रेस उन लोगों को कर रहा हूँ जो कि स्टार्ट ले रहे हैं बिज़नेस का, जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरी जो ट्रेनिंग है इस हिसाब से डिज़ाइन हुई है कि एक बिगनर बंदा जो कि प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं है या जिसकी कोई रिटेल शॉप नहीं, वो कैसे स्टार्ट ले ई कॉमर्स में बिजनेस को, और आहिस्ता 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 ग्रो करते हुए यू विल बी प्लेइंग अ बिग गेम। लेकिन स्टार्ट आपने हमेशा छोटे से लेना होता है। रीज़न ये होती है क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती, आपको फेसबुक एड मैनेजमेंट नहीं आती, आपको इनफैक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐड रन कर रहे हो, चाहे फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल एड्स हो, जितनी भी पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, आपको उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता। आप चले जाते हैं ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए होती है। अब एक साहब है, उन्होंने खरीद ली जी, स्टॉक खरीद लिया उन्होंने कपड़ों का। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अब मैं इसके एड्स रन करता हूँ। उन्होंने एड्स रन किए, स्टोर बनाया, और वो चीज़ उनको प्रॉफिटेबल नहीं लगी। तो अब मुझे बताएं कि उन्होंने जो इन्वेंट्री खरीदी है वो स्टक हो चुका है, उनको बिजनेस में लॉस हो सकता है यहाँ पे। तो क्लोथिंग हो गया या फुटवेयर हो गया, आपका जो जूते होते हैं, आपकी जो सैंडल्स होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं आपकी फुटवेयर में जितनी भी मतलब कैटेगरी में आइटम आते हैं, चप्पल, जूते, सैंडल्स, व्हाटएवर, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो वो अब आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बैगेज आ जाती है, एक लोड आ जाता है कि आपने वो इन्वेंट्री निकालनी है, और आपकी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे स्टक हो जाती है, और आप अंडर प्रेशर होते हैं कि यार आई हैव इन्वेस्टेड अ बिग अमाउंट in this business and now I will have to retrieve that amount by running profitable ads। और sometimes प्रेशर में आके आप वो नहीं कर पा रहे होते, आप स्टक हो जाते हैं, हम कहते हैं यार बेकार है, लोकल PL में प्रॉफिट नहीं होता। हालांकि दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। जब आप फर्स्ट स्टार्ट लें तो आपको जाना चाहिए एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ जिसमें वेरिएशंस ना हो। क्लोथिंग एक आगे की गेम है क्योंकि उसमें आपकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। जब आप एक अच्छे स्केल पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स को कॉम्पीट करने के लिए मार्केट में उतरेंगे, अपने एड्स रन कर रहे होंगे, अपने आपका स्टोर होगा, तो उसमें यू विल नीड बिग इन्वेस्टमेंट। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक आपकी इन्वेस्टमेंट जो उसमें लग सकती है, और फेलियर भी हो सकता है उसमें। आई एम नॉट सेइंग कि फेलियर होगा, आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएं, बट देयर इज़ अ चांस कि फेलियर भी हो सके। जो फेलियर होगा आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो सकती है। मैं ये चाहता नहीं हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो। मैं चाहता हूँ कि आप जो है आप 20, 25, 30 हज़ार रुपये से भी अपने बिजनेस का स्टार्ट ले पा रहे हो, और वो उस वक्त पॉसिबल है जब आप कम वेरिएशंस के ऊपर जाते हैं और ऐसी प्रोडक्ट पिक करते हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना लग रही हो। क्योंकि जब आप क्लोथिंग में जाएंगे या फुटवेयर में जाएंगे तो आपको मल्टीपल जो वेरिएशंस अपने पास स्टॉक करके रखनी पड़ रही होंगी, उसकी इन्वेंट्री की कीमत होगी, एक स्टॉक की कीमत होगी उसकी, और वो पैसे आपके वहाँ फंस सकते हैं, स्टक हो सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी आप में जो ये कहेंगे कि हम इन्वेंट्री परचेज नहीं कर रहे, हमारी डीलिंग हुई हुई किसी पर्टिकुलर रिटेल या होलसेलर के साथ, और जो ऑर्डर हमारे पास आएगा हम वही ऑर्डर वहाँ से पिक करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, बट आपने ये देखना होगा क्या आप इस पूरे ऑपरेशन को इजीली मैनेज कर पाएंगे कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी, या वेबसाइट पे नहीं की तो चलो आपने डायरेक्ट मैसेज वाली कैंपेन चला के उसमें मल्टीपल क्रिएटिव्स में उन प्रोडक्ट्स को मतलब प्रेजेंट कर दिया, और उसके बाद जब उसके ऑर्डर आए तो क्या बार बार आप ये काम कर सकते हैं कि आप होलसेलर के पास जाएं, अपने रिटेलर के पास अपने स्टॉक को मैच कर रहे हो, या कोई प्रोडक्ट उसके पास अगर फिजिकल बिजनेस में ख़त्म हो गई हो तो फिर आप बार बार अपनी वेबसाइट पे उनको मैनेज कर रहे हो। तो अगर आप ये चीज़ बॉदर कर सकते हैं तो यू कैन
गो फॉर इट। अदरवाइज मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप स्टार्ट लें क्लोथिंग से या फुटवेयर से, इसमें आप स्टक हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए होगी, छोटी इन्वेस्टमेंट की गेम नहीं है वो, ये बात आपने माइंड में रखनी, क्योंकि एक बंदा फिर आपकी उस वेयर हाउस या उस होल सेलर या जो भी रिटेल शॉपकीपर है जिससे आप स्टॉक उठा रहे हैं या जिससे आप रीसेलिंग कर रहे हैं आगे, तो वहाँ पे आपको बिठाना पड़ेगा जो कंटिन्यूसली स्टॉक मॉनिटर कर रहा होगा, वेबसाइट अपडेट कर रहा होगा वो पर्सन। और अगर आप इस चीज़ पे जाते हैं कि आपके पास ऑर्डर प्लेस हो जाए, फिर आपका जो होल सेलर रिटेलर या जो भी XYZ वो उस ऑर्डर को आगे प्रोसीड करे, देन यू विल हैव टू टीच हिम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वेबसाइट मैनेजमेंट। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इसमें आपका टाइम, अटेंशन और ये चीज़ें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, और इस तरह के बिजनेस को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप कंफ्यूज होते हैं मैं किस पे ऐड चलाऊं किस पे ना चलाऊं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हुई हुई होती हैं। इन्वेस्टमेंट बैरियर की वजह से मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं करता कि आप इतनी ज़्यादा वेरिएशंस वाली नीश के अंदर जाएं जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप अपनी वेबसाइट पे पेज पे लिस्ट कर रहे हो, उसके बाद उस पर ऐड रन कर रहे हो। तो वहाँ पे देखें, कस्टमर ने आना आपसे लेनी में भी पॉसिबल एक या दो ही प्रोडक्ट लेनी है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे 10 प्रोडक्ट एक साथ खरीद लेगा। तो उस एक कस्टमर से जो आपको प्रॉफिट होना है वो नॉर्मली उतना ही होना है जितना अगर आपने एक सिंगल प्रोडक्ट रखी होती है अपने स्टोर पे या अपने पेज के ऊपर, तो आपको उससे जितना होना होगा। प्रॉब्लम इसमें ये आ जाएगी, कस्टमर आपका दिमाग ज़्यादा खाएगा। अगर आपने मैसेज वाली कैंपेन चलाई हुई है, मुझे ये चीज़ दिखाओ, ये वेरिएशन दिखाओ, ये वेरिएशन दिखाओ, साइज़ के इश्यूज आ जाते हैं अक्सर। अगर आप स्टिच क्लोथिंग मतलब कपड़ा भेज रहे हैं तो रिटर्न्स के मसले, साइज़ के मसले, इस तरह के इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए एक पर्सन रखना पड़ेगा जो सारा दिन कस्टमर की क्यूरीज और इन चीज़ों को हैंडल कर रहा हो, रिटर्न्स को मैनेज कर रहा हो, कस्टमर को इंटरटेन कर रहा हो। उसकी एक अलग कॉस्ट आपके ऊपर पड़ेगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें रिक्वायर्ड होगा। तो वो लोग जो कि जॉब के साथ कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं पार्ट टाइम, उनके लिए थोड़ा सा फिजिबल नहीं रहता। तो आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन नॉट गो इनटू क्लोथिंग एंड फुटवेयर, उस तरह की फैशन की नीश में आप ना जाएं, मैं ये नहीं कह रहा, बट स्टार्ट अगर आप लेना चाह रहे हैं ई कॉमर्स में तो यू शुड अवॉइड इट। द रीज़न आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि क्यों स्टार्ट में नहीं जाना चाहिए। द रीज़न इज़ कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह के बिजनेस को। ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा हेडेक होती हैं चीज़ें। और मैनेजमेंट स्किल्स जो मेरी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं कि आई हैव मैनेज्ड सो मैनी एम्प्लॉइज़। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही हो जब भी मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे लिए हेडेक था तो आप लोग भी ना करें, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लमेटिक होता है, ये एक रियलिटी है। जब आप एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ जाते हैं जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, मिसाल से आपको ज़्यादा समझ में आता है। कोई एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मिसाल है, आपने ये बेचना नहीं शुरू कर देनी, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ये लोड हो रही है इस वक्त। चलें वैसे ही देख लेते हैं, इस वक्त इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरी। सपोज आपने ये एक प्रोडक्ट उठाई, ये एक प्रोडक्ट आपने उठाई, बिल्कुल भी ये प्रोडक्ट आपने नहीं बेचनी, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो इस प्रोडक्ट को आपने जब इसका स्टॉक जब आप परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 10-15 पीसेस 20 पीसेस आप परचेज करते हैं, उसके बाद उस पर कैंपेन आप रन कर देते हैं। आइडियली तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टॉक खरीदने से पहले, सबसे पहले तो आप ये करें कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद उसका सप्लायर जब आपने हंट कर लिया, सप्लायर हंट करने के बाद आप उसका जब ऐड चला दें और उसमें आपको कुछ ना कुछ सेल्स आए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट हो, फिर आप स्टॉक खरीदें। वरना आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट अननेसेसरी बिजनेस में लग जाएगी, आप लॉस में जा सकते हैं। तो पहला तो काम आपने ये किया, वो प्रोडक्ट उठाई। अब देखें इसमें आपके लिए आसानी कितनी, एक सिंगल प्रोडक्ट जब आप बेच रहे होते हैं। तो ये मैं इस वक्त इंटरनेट बहुत ज़्यादा मेरा प्रॉब्लमेटिक हुआ हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। चलें कोई मसला नहीं है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। इसमें देखें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आपको उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि मुझे ये वेरिएशन मैनेज करनी है, वो वेरिएशन मैनेज करनी है। फैशन का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, फला चीज़ जो मार्केट में इन है, मेरी एक टीम होनी चाहिए जो कि ट्रेंड के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करे, ट्रेंड को फाइंड आउट करे, ट्रेंड को समझे और जो ट्रेंड है उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को ऐड करे अपने स्टोर में। तो इस चीज़ की तो मुझे टेंशन रहती ही नहीं है कि जब मैं बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, सिंगल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के ऊपर जब मैं जाता हूँ। तो एक और एग्जांपल आपको दूंगा। अब फॉर एग्जांपल ये एक
ब्रांड है जुवेनाइल स्किन, ये मेरी अपनी एक ब्रांड है। अब इसमें एक प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है जेड रोलर। अब देखें ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, इट इज़ वन ऑफ माई ब्रांड, मेरी अपनी है। तो एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि देखें इसमें एक प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है। अब इस प्रोडक्ट का जो स्टॉक है मेरे लिए मैनेज करना भी ईजी है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि भाई इसमें वेरिएशंस कितनी होंगी, इसमें जो है वो मुझे ट्रेंड का ख्याल रखना पड़ेगा, फैशन की सेंस होना ज़रूरी है, डिज़ाइन की सेंस होना ज़रूरी है, कंटिन्यूसली अपनी इन्वेंट्री अपडेट करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली सप्लायर के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती वेरिएशंस ना होने की वजह से। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ ईजिली, और इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। सिंपल एड्स रन किए, देखा कि यस इट इज़ प्रॉफिटेबल, इट इज़ गिविंग मी सम प्रॉफिट, तो उसके बाद कुछ स्टॉक मंगा लिया। मीन्स के बिज़नेस स्टार्ट करने में अगर मैं स्टोर की भी प्राइस लगाऊं, डोमेन की भी लगाऊं, इन सब चीज़ों की लगाऊं, प्रोडक्ट की भी लगाऊं, तो शायद इसको स्टार्ट करने में 20-25 हज़ार रुपये का भी एक्सपेंस ना आया, उससे भी कम का एक्सपेंस आया था। ये और कम हो सकता है अगर आप स्टॉक ज़्यादा ना परचेज़ करें, कम स्टॉक से आप स्टार्ट लें और कुछ क्रिएटिव्स को टेस्ट करें कि किस पे सेल आ रही, तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस एक मतलब एक किक स्टार्ट हो जाता है एटलीस्ट इतनी कम इन्वेस्टमेंट में भी। तो जो लोग कह रहे हैं कि निजी लोकल जो मार्केट है उसमें प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाने के लिए यू नीड द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 4 लाख 5 लाख, तो ऐसा उस वक्त होता है जब आप बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पे जाते हैं प्रोडक्ट की, जब आप वेरिएशंस पे जाते हैं। और नंबर 2 ये कि आप एक बड़ा स्टॉक अपने पास परचेज करके रख लेते हैं, तो उस सूरत में फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि इसलिए प्रॉब्लम होती है। और इसमें भी अगर आप अपना एक स्टोर बनाने के बजाय बिल्कुल एक बेसिक कन्वर्जेशन या मैसेज वाली कैंपेन में जाएंगे तो और कम इन्वेस्टमेंट से आपका जो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। छोटी सी आपने इन्वेंट्री परचेज की या उसके बाद आपने एक सिंपल कन्वर्जेशन वाली कैंपेन रन कर दी, उसमें आपकी अपनी सेल्स स्किल्स यूटिलाइज हो रही होती हैं कि आप कितने अच्छे सेल्स पर्सन हैं। आपने उसके बाद दिन की कुछ प्रोडक्ट्स भी निकालना शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी ये प्राइस है, दिन में 3 प्रोडक्ट भी आपने निकाल दी जस्ट, तो आपकी टोटल सेल्स कितनी हो गई, अराउंड 6000 की। 3-4 प्रोडक्ट आपने निकाल दी, 6-7 हज़ार रुपये आपने निकाल दी। और सोर्सिंग कॉस्ट इसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत सस्ती मिल जाती है, 200, 250, 300 रुपये के अंदर आपको ये मार्केट में नॉर्मली मिल जाती है। तो इतनी कम प्राइस पे मिलना, इतनी कम कॉस्ट पे मिलना, और इस प्राइस में जब आप इसको सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें अच्छा निकल आता है। मैं कहता हूँ अगर आपको 600-700 रुपये भी कॉस्ट पड़ रही है इसकी फेसबुक एड्स की, इतनी ज़्यादा भी अगर आपको पड़ रही है और आप इसकी दिन में 3-4 सेल्स निकाल देते हैं, तो यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो डेट इज़ द पॉइंट कि जब आप स्टार्ट ले रहे हो तो आपने ज़्यादा वेरिएशंस की तरफ, बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना। आपका फोकस होना चाहिए कि आपने एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, आपको प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, फिर आप ज़्यादा वेरिएशंस पे भी जा सकते हैं, फिर आप बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए आसान होगी। अच्छा, कम इन्वेस्टमेंट पे कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाए, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे कैसे स्टार्ट किया जाए, इस पर मेरा एक सेपरेट लेक्चर मैं बनाऊंगा। थोड़ा बहुत आपको 1-2 लाइन से बता भी दूँ। देखें, जब आप एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसमें सेल्स लाने लग जाते हैं और एक सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, कम इन्वेस्टमेंट से एक MVP बना लेते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आपने सिर्फ अपने जो परफॉर्मेंस है, उसके जो मैट्रिक्स होते हैं, उसकी जो स्टैट्स होती हैं, वो डिफरेंट ग्रुप्स में भी अगर आप पोस्ट करते हैं, कहें कि वी नीड इन्वेस्टर टू वर्क ऑन 40-60, 50-50 पार्टनरशिप, 30-70 पार्टनरशिप, या फला जो भी आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आप डील सेट कर सकते हैं, तो यू कैन ग्रैब इन्वेस्टमेंट। आपको आसपास ही अपने बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखें, प्रॉफिट किसको प्यारा नहीं होता। अगर किसी के पास 3-4 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो उसके जहन में ये चल रहा होगा, यार इसमें कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट करूं ताकि वहां से ही पैसा बने मेरा। एवरीवन वांट्स दैट। कोई भी बंदा हो, चाहे वो जॉब करने वाला बंदा हो, कोई बिजनेसमैन हो, किसी भी तरह का बंदा हो, हर बंदा चाहता है कि यार जो पैसे मैंने बैंक में रखे, मैं समहाउ उसमें कुछ ना कुछ मैं इन्वेस्ट करूँ और कहीं ना कहीं से मुझे फायदा हो। तो यू कैन फाइंड सो मैनी पीपल अराउंड यू जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो ये पॉइंट आपको होपफुली थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि नो मोर देन 4-5 वेरिएशंस, नो वेरिएशन इज आइडियल। जब आप स्टार्ट लेने जा रहे हो तो पूरी कोशिश करनी है कि वेरिएशंस कम से कम हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो मेरे हंटिंग क्राइटेरिया का, ये सारी चीज़ें जो मैंने हंटिंग क्राइटेरिया बनाया, बड़ा ये
पिछले 4 साल की मेहनत है इसके पीछे, बहुत मतलब प्रोडक्ट टेस्ट करना, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की कैंपेन्स रन करना, आइडिया लेना, प्रॉफिट होने के बाद, लॉसेस होने के बाद, उसके बाद बड़े धक्के खाने के बाद ये चीज़ें मैंने सीखी और ये चीज़ें फिर मैंने क्रिएट की कि भाई अगर आप इन प्रैक्टिसेस को लेके चलेंगे तो आपके जो लॉस होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद यूनिक प्रोडक्ट विद ज़ीरो, अच्छा ये हो गया पॉइंट। अच्छा, इसके बाद पॉइंट है शुड बी डिलीवर्ड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मोर देन वन वेंडर सप्लायर। अक्सर लोग इस बात को टोटली इग्नोर कर देते हैं, बट ये भी एक पॉइंट आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। वो पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं, आपने किसी ऐसे सप्लायर से नहीं खरीदनी जो कि वाहिद सप्लायर हो उस प्रोडक्ट का। अदरवाइज वो बंदा या वो बंदी या जो भी है XYZ, वो उसमें अपनी एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मोनोपोली क्या होती है कि अगर समटाइम्स मार्केट से कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती है तो वो अपने रेट्स बढ़ा के आपको बेच सकता है, या अगर उसके पास खुद वो जो आइटम है वो शॉर्ट हो जाए, माल कम पड़ जाए उसके पास, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? आपने एक बिजनेस बिल्ड किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने एड्स में पैसा लगाया, आपने एक ब्रांड बिल्ड की, और उसके बाद आपने सप्लायर सिर्फ एक ही रखा हुआ है जिससे आप जो माल है वो उठाते हैं। और अगर उस सप्लायर ने कभी आपके साथ धोखा कर दिया, कभी उस सप्लायर के पास स्टॉक खुद खत्म हो गया, मैं ये नहीं कह रहा धोखा ज़रूरी है वो करे, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आपका बिजनेस तो ख़त्म है फिर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, एटलीस्ट उसके कुछ सप्लायर्स आपने बैकअप, दो सप्लायर एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए जिस पे आपने वर्किंग करके रखनी है कि अगर एक आपको ब्लैकमेल करे या एक आपके पास शॉर्ट हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास दूसरा सप्लायर मौजूद हो जिस पे आप जंप कर सकें। होप यू गेट द आइडिया ऑफ दिस। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। इट शुड नॉट बी हैवियर देन 1 kg। प्रोडक्ट का वेट बहुत ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। कोई फर्ज नहीं है ये, अगेन ये जो टर्म है पॉइंट नंबर 7 कि आप हैवी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है लेकिन उनकी डिमांड भी अच्छी होती है। तो आपको अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो कि बहुत डिमांडिंग हो, जिसमें वाव फैक्टर मौजूद हो, जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हो, बहुत ज़्यादा वेट उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो, चलेगा। वेट का पॉइंट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो आपकी कुरियर सर्विसेज होती हैं उनके जो चार्जेस होते हैं, डिलीवरी चार्जेस, वो वेट के हिसाब से होते हैं। तो 1 kg से कम वेट है तो उनकी जो नॉर्मल जो कॉस्ट आती है वो स्टैंडर्ड शिपिंग कॉस्ट होती है जो कि बेरेबल होती है। अगर आपका की प्रोडक्ट ज़्यादा भारी हो तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे उसमें। इसके बाद पॉइंट है इट शुड नॉट बी समथिंग, नहीं, इट शुड नॉट बी ए ग्लास आइटम। ब्रेकेबल आइटम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और उसमें मैं एक वर्ड और यूज़ कर देता हूँ, ट्राई टू अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक्स, खासतौर पे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो जितनी भी कुरियर सर्विसेज काम कर रही हैं इनका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नॉर्मली नहीं होता। ये लोग जो जिस तरह से मटेरियल हैंडलिंग कर रहे होते हैं इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई होती। तो ऐसा बहुत केसेस में होता है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर रहे हैं, ग्लास आइटम, इस तरह का सेंसिटिव आइटम के ऊपर आप पूरी डीलिंग कर रहे हैं तो वो उसमें ब्रेकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, टूट जाता है। अच्छा, इट शुड नॉट बी समथिंग डेट हैज़ लिमिटेड शेल्फ लाइफ। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे कि जिसकी जो शेल्फ लाइफ हो वो बहुत लिमिटेड हो। शेल्फ लाइफ ये कहलाती है कि आपने उसका स्टॉक खरीदा और उसकी जो लाइफ हो वो 1-2 महीने 3 महीने उसके बाद उसकी लाइफ ही ख़त्म हो जाए। फूड आइटम्स में नॉर्मली ऐसा होता है, मेडिसिन या फूड आइटम इस तरह की चीज़ों में नॉर्मली ऐसा होता है कि उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। अगर आपको लगता है कि यस यू कैन सेल द स्टॉक यू हैव परचेस्ड, और आपकी कोई भी अपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि यार मैंने इतनी बना ली, इतने टाइम में मैं ये निकाल दूंगा, तो ये चीज़ आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इट शुड नॉट बी समथिंग दैट इज़ लिमिटेड शेल्फ लाइफ। ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपके पास एक्सपायर्ड हो जाए, पड़े उसकी इन्वेंट्री आप टेस्टिंग करते ही रह जाएँ और फिर वो चीज़ आपको नुकसान दे जाए। अच्छा, इसके बाद है योर कस्टमर नीड्स दिस आइटम एटलीस्ट वंस अ ईयर, रिपीट बाइंग शुड बी इंकरेज्ड। देखिए, आपका जो कस्टमर होता है उसकी एक लाइफ टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। आपका कस्टमर जब बाउंस बैक करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है या आपके पास आता है, आपसे कांटेक्ट करता है कि भाई ये चीज़ मैंने आपसे परचेज़ की थी, ये चीज़ मुझे दोबारा चाहिए,
तो इस तरह की रिपीट बाइंग जो होती है ये आपको इंकरेज करनी चाहिए। प्रोडक्ट ऐसी ना हो कि वो ज़िंदगी में आपसे एक ही बार खरीदता हो, एक ही बार खरीदे उसके बाद उसको ज़रूरत ही ना हो उस प्रोडक्ट की। ऐसी प्रोडक्ट आपने नहीं खरीदनी, मतलब ऐसी प्रोडक्ट से आपने कोशिश करना है कि थोड़ा सा अवॉइड कर लें। क्योंकि हम फेसबुक के ऊपर रिटेंशन कैंपेन्स भी चलाते हैं। रिटेंशन कैंपेन ये होती है आपके जो एग्जिस्टिंग बायर होते हैं वो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा से आपका ऐड देखना शुरू हो जाए ताकि उनको कुछ और भी आपसे ख़रीदना हो या मज़ीद वो प्रोडक्ट आपसे ख़रीदनी हो तो वो दोबारा ख़रीद सकें आपसे। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट थी, वो हनी टाइप की एक प्रोडक्ट सेल करी थी। अब देखें हनी ऐसा है कि अगर आपने किसी को ओरिजिनल प्रोवाइड किया और अपना एक मार्जिन उसमें अच्छा रखा तो मे बी पॉसिबल वो आपसे दोबारा बाय करें। मैं ये नहीं कह रहा आप हनी बेचना शुरू कर दें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि तो उसमें अब आपकी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अब वो कस्टमर हो सकता है आपसे दोबारा भी परचेज़ करे, बार बार परचेज़ करे। तो अब पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट में अपनी ग्रिप बना लेते हैं, मार्केट में नाम बना लेते हैं कि जिसमें आप रिपीट बाइंग कर सकें, आप कस्टमर दोबारा आपसे आगे ख़रीद सके, तो ये एक अच्छी खुश आइंद बात होती है कि आपकी प्रोडक्ट जो हो रही है वो उसका बाउंस रेट अच्छा है। इसके बाद पॉइंट है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी जिसको कहते हैं। यूएसपी बेसिकली ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट हंट की है, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, क्या उसमें कुछ ना कुछ यूनिक ऐसा है या कुछ ना कुछ उसकी ब्रांडिंग में, उसकी पैकेजिंग में या जो ऑफर आप दे रहे हैं उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। मीन्स कि आपको कॉम्पिटिटर आके आपकी प्राइस को उसमें ना बीट कर जाए। तो ये एलिमेंट अगर आप अपनी प्रोडक्ट में रख रहे हैं तो डेट इज़ वेल एंड गुड, आप ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ उसकी। अब जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बेसिकली है गिफ्ट फॉर वाइफ। अच्छी प्रोडक्ट है, आप बेच सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं, मेरी तरफ से ओके प्रोडक्ट है। और आप इस तरह की प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप गिफ्ट आइटम्स डिफरेंट रख के एक पूरा पैकेज बना के सेल करना चाह रहे हैं और गिफ्ट फॉर हस्बैंड या गिफ्ट फॉर वाइफ बनाना चाह रहे हैं, तो देखें ये इसकी जो है मार्केट डिमांड भी है, ठीक है, इसकी मार्केट डिमांड भी है। ये प्रोडक्ट लाइफ टाइम चलने वाली प्रोडक्ट है। इसी के अंदर आप थोड़ी थोड़ी वेरिएशन करके एक टाइम बाद जब आप दोबारा से इसको अपनी वेबसाइट पे या अपने फेसबुक पे लगाएंगे तो लोग खरीदेंगे इस प्रोडक्ट को, ये बिकने वाली प्रोडक्ट है। अब देखें इसका यूएसपी क्या है। अब एग्जैक्टली हो सकता है ऐसी कोई प्रोडक्ट बना के ना बेच रहा हो, एग्जैक्टली ना बेच रहा हो, आपने मग थोड़े अलग डिज़ाइन का इसमें रखा, इसमें देखें एक ज्वेलरी है वो आपने अलग रखी, एक परफ्यूम है और एक छोटा सा टेडी बेयर है। तो ये है तो बड़ी कॉमन प्रोडक्ट। देखें कप कौन नहीं बेच रहा, बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो सेल कर रही हैं कप्स को। ज्वेलरी की सो मैनी निशेस आर आउट देयर। परफ्यूम्स बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, टेडी कॉमन है मार्केट में। लेकिन इन कॉमन प्रोडक्ट्स का आपने कॉम्बो बना दिया तो इस कॉम्बो को बनाने की वजह से एक यूएसपी क्रिएट हो गया। मीन्स के अगर आप ये अलग अलग आइटम बेचते सारे तो शायद कोई नहीं खरीदता आपसे। अगर आप एक खाली कप बेचना शुरू कर दें डायरेक्ट वाईफाई तो उसकी सेल्स शायद उतनी अच्छी ना आए जितनी आपने ये पूरा कॉम्बो बना दिया, गिफ्ट फॉर वाइफ बना दिया, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा निकल सकता है इसमें और एक यूएसपी भी क्रिएट हो गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्रिएट हो चुका है इसमें। अब अगर आप इसमें टेडी थोड़ा सा डिफरेंट डालते हैं, ज्वेलरी थोड़ी सी डिफरेंट डालते हैं या कोई अपनी तरफ से इनोवेशन करके इसमें इस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं तो अब वो आपकी ऐसी प्रोडक्ट होगी जो कि आप ही बेच रहे होंगे। कोई इतनी ख्वारी नहीं करेगा कि एग्जैक्टली उसको कॉपी करे और बेचे। तो समझ रहे हैं, अब इस प्रोडक्ट में आपका एक यूएसपी क्रिएट हो चुका है जिसको हम यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ यूनिक सेलिंग पॉइंट की। अब फॉर एग्जांपल आप ये वाटर बॉटल्स सेल करते हैं, इस प्रोडक्ट को बेचने का मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूएसपी क्या होता है। अब इसमें आप कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखते हैं कि जो किसी और ने नहीं लिखा हुआ, आप प्रिंट करवाते हैं तो देखें ये आपकी अपनी प्राइवेट लेवल ब्रांड बन चुकी है और आपका एक यूएसपी भी इसमें क्रिएट हो चुका है, दोनों चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। तो यूएसपी अपनी प्रोडक्ट में क्रिएट करना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। आप कंपटीशन से एकदम बाहर आ जाते हैं इसमें। कॉम्पिटिटर आपको बीट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्ट बेचेगा वो आपसे कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी। समझ में आई आपको बात कि आपने कंपटीशन कैसे बीट करना है। तो अगर आप किसी के जहन में ये सवाल आता था कि सर ये प्रोडक्ट तो दराज के ऊपर इतने की मिल रही, हम इतने मार्जिन के साथ कैसे बेचेंगे उस पर। देखें लोग ख़रीदते हैं प्रोडक्ट, ये मेरा एक्सपीरियंस है, लोग ख़रीदते हैं प्रोडक्ट क्योंकि दराज के ऊपर जाके अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है तो दराज पे वो लोग जाके ख़रीद रहे हैं जो कि जिनके माइंड में पहले से वो प्रोडक्ट है और वो दराज के सर्च बॉक्स में उस प्रोडक्ट को टाइप करते हैं तो वो रिलेटेड प्रोडक्ट उनके सामने आती है। लेकिन
फेसबुक पे जब एडवर्टाइज़ करते हैं तो वो इंटरप्शन एडवर्टाइजमेंट होती है, लोगों के जहन में वो प्रोडक्ट नहीं होती, लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन अचानक से वो एक वाव फैक्टर आता है और वो जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं उसमें। तो लोगों की जो साइकोलॉजी होती है, इस डिफरेंस ऑफ साइकोलॉजी की वजह से लोग जो होते हैं वो इवन दो कि वो प्रोडक्ट द्रास पे या किसी मार्केट प्लेस पे सस्ती मिल रही हो तब भी लोग खरीदते हैं वो प्रोडक्ट। तो ये एक छोटा सा फैक्टर आपने अपने माइंड में रखना है। एक मिसाल मैं आपको यूएसपी की और दे देता हूँ, जैसे कि ये एक ब्रांड, देखिए इन्होंने एक किट बनाई हुई है, बियर्ड ग्रोथ किट। इसमें मल्टीपल इन्होंने जो है वो आइटम्स रखे हुए हैं, मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं गया क्या क्या रखा हुआ है, लेकिन एक यूएसपी क्रिएट हो गया इसमें, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अब इसका सप्लायर हंट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, जो भी इसको बेचना चाह रहा है उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि एग्जैक्टली सारी प्रोडक्ट समझे। एक तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि इसमें फार्मूला क्या क्या यूज़ हुआ है, इसकी ब्रांडिंग कैसे हुई, तो इसको आके बीट कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा किसी के लिए भी। यूएसपी क्यों क्रिएट किया जाता है? तो यूएसपी इसलिए क्रिएट किया जा सके, दो वजूहत की बेसिस पे यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट किया जाता है। वो ये होती है, नंबर 1 आपके कॉम्पिटिटर को प्रॉब्लम हो आपको प्राइस में बीट करने में, मतलब कॉम्पिटिटर से कंपटीशन से निकलने के लिए एक तो, दूसरा ये कि आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है उसको मज़ीद उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए, तीसरा ये कि प्राइस वॉर विन करने के लिए कि आप का कॉम्पिटिटर इजीली आगे आपकी प्राइस को बीट ना कर सके, क्योंकि योर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी डिफरेंट कंपेयर टू हिज प्रोडक्ट। तो होपफुली आपको यूएसपी का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि यूएसपी क्या होता है। नंबर 12 पॉइंट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड हैव वाव इफेक्ट्स। मतलब आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो जिस प्रोडक्ट को देख के या उसका ऐड देख के और उस प्रोडक्ट को भी देख के एक वाव इफेक्ट क्रिएट हो कि यार ज़बरदस्त प्रोडक्ट है यार, ये तो होनी चाहिए मेरे पास, क्यों नहीं थे मेरे पास अभी तक ये प्रोडक्ट, और वो बंदा जाके फ़ौरन उसको परचेज कर ले, बाय कर ले। तो ये वाव इफेक्ट इट रियली रियली वर्क्स वेल, ये बड़ा अच्छा काम करता है वाव इफेक्ट जो होता है। और सेकंड है, या तो फिर इसमें वाव इफेक्ट बहुत अच्छा हो, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर रही हो किसी की, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस प्रोडक्ट को सेल करना। तो ये पॉइंट थे। इसमें जो लास्ट पॉइंट है, हैव सम सोशल प्रूफ of similar have some social proof of same product, avoid launching a completely new product that has no social proof at all, which is hard to even understand. कोई फॉर गॉड से कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसा आइडिया आप लोग एकदम से मार्केट में मत उतारिएगा जो कभी बिका ही ना हो पाकिस्तान की मार्केट में, या उससे क्लोजेस्ट चीज़ भी ना बिकी हो, बिल्कुल भी मार्केट नीड ना हो जिसकी। उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अपने एडवर्टाइजमेंट में आपको उस प्रोडक्ट को समझाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट है क्या। लोगों को समझ ही नहीं आ रही होगी यार ये क्या बेच रहा है, क्या चीज़ है, ज़रा उसको खोल के पढ़ते हैं, कंटेंट उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से सूटेबल ही ना हो, बिकती ही ना हो, वो प्रोडक्ट आपने नहीं कोशिश करनी की यहाँ पे बेचे। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अनकॉमन प्रोडक्ट्स किस तरह की होती हैं यहाँ पे। अब जो कि आपके पेट्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, अब उनके जो नेक का बेल्ट होता है, जो पट्टा होता है उनका, बेसिकली पाकिस्तान में पेट्स रखना इतना कॉमन नहीं जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में। कैट रखना, डॉग रखना, इनको पेट रखना, अब आप उसको एकदम से आप ले आए, उसके ऊपर पूरी एक ब्रांड खड़ी कर देंगे, भाई जो है मैंने ये प्रोडक्ट बनाई। इसी तरह कैट जो अगर किसी ने पाली हुई हो, बिल्लियाँ पाली हुई हो, तो उसको क्लीन करने के लिए एक ब्रश आता है। आप पूरी प्रोडक्ट की ब्रांड बना देंगे, भाई ये प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ, सर उसकी मार्केट डिमांड ही नहीं है। बिल्कुल इस तरह की प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान की मार्केट में सेल नहीं होती, उससे भी आपने अवॉइड करना है। तो ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना है। इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वो क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर आपने प्रोडक्ट हंट करनी। लेकिन अगेन आई वुड रिपीट कि अगर कोई प्रोडक्ट आप इस क्राइटेरिया से बाहर भी हंट करते हैं, खासतौर पर प्राइसिंग के मामले में, और आपको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा वाव फैक्टर है, बहुत हाईली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मार्जिन थोड़ा सा कम है लेकिन ये बिकेगी लाजमी, और आपका जो फाइनेंशियल गोल है, जो आपने अपना एक फाइनेंशियल गोल कोई ना कोई सेट किया हुआ होगा कि मैंने पर डे या पर मंथ या पर क्वार्टर ये गोल हिट करना है या अचीव करना है, उससे अगर वो गोल अचीव हो रहा हो तो यू शुड ट्राई दैट प्रोडक्ट। ये जो क्राइटेरिया है ये आपको हेल्प आउट करेगा, आपके लिए ईजी कर देगा इस चीज़ को कि आप ई कॉमर्स बिजनेस में किक ऑफ कर सकें, स्टार्ट कर सकें। तो
इसके बाद हम इसके लेक्चर में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किन नीशेस से आपको स्टार्ट लेना चाहिए। प्रोडक्ट भी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा किस तरह की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, किन नीशेस में आपको काम करना चाहिए, स्टार्ट कैसे लेना चाहिए, किन नीशेस से आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग में, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो वो हम थोड़ी सी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अगर नेक्स्ट लेक्चर आने में थोड़ा सा देर हो जाए तो परेशान मत होइएगा। आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे पता है कि मैंने लेक्चर्स अपलोड करने होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, तो जैसे ही टाइम निकालता हूँ मैं फ़ौरन लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। नॉलेज आपको इंशाल्लाह पूरी मिलेगी यहाँ से। तो थैंक यू सो मच।